नमस्ते आप सभी को। तो ये भाई हमारा जो दिल्ली दरबार दर्पण निबंध चल रहा है उसका पार्ट 2 है। पार्ट 1 मैंने करवा दिया है इससे पहले वाली वीडियो में। तो इसके आगे देखते हैं भाई। हमने यहाँ तक पढ़ लिया था कि जो 63 शासनाधिकारियों को बुलाया गया था, मतलब 63 राजा वहाँ उपस्थित हुए थे जो भारतीय राजा थे। उनके नाम देख लेते हैं। तो एक बार सरसरी तौर पर इनको पढ़ लेना, क्योंकि एग्जाम में ये पूछा जा सकता है कि इनमें से किस राजा को नहीं बुलाया गया था। ठीक है, तो देखते हैं भाई। सबसे पहला का नाम राजा का है महाराज अजयगढ़, बड़ौदा, बिजवार, बिजावर, भरतपुर, चरखारी, दतिया, ग्वालियर, इंदौर, जयपुर, जम्मू, जोधपुर, करौली, किशुनगढ़, पन्ना, मैसूर, रीवा, उच्च महाराणा उदयपुर, महाराव राजा अलवर, बूंदी, राणा झालावाड़, राणा धौलपुर, राजा बिलासपुर, बमरा, बिरोदा, चबा, छतरपुर, देवास, धार, फरीदकोट, जींद, खरौंद, कूच विहार, मंडी, नामा, नाहन, राजपीपला, रतलाम, समथर, सुकेत, टिहरी, रावजिगनी, टोरी, नवाब टोंक, पटौदी, मलेरकोटला, लुहारू, जूनागढ़, जोरा, दुलाना, बहावलपुर, जागीरदार, अलीपुरा, बेगम भोपाल, निजाम हैदराबाद, सरदार कलशिया, ठाकुर साहिब भावनगर, मुरवी, पिपलोदा, जागीरदार, पालदेव, मीर खैरपुर, महंत कोंदका, नंदगांव और जाम नवागर। तो ये 63 राजा थे जो वहाँ आए हुए थे, जिस स्थान से थे उन स्थानों के नाम है ये, इनके वो राजा थे। वायसराय के सिंहासन के पीछे परंतु राजसी चबूतरे की अपेक्षा उससे अधिक पास धनुष खंड के आकार की 2 श्रेणियां चबूतरों की ओर बनी थी, जो 10 भागों में बांट दी गई थी। इन पर आगे की तरफ थोड़ी सी कुर्सियां और पीछे सीढ़ी नुमा बेंचें लगी थी, जिन पर नीला कपड़ा मंडा था। यहाँ ऐसे राजाओं को जिन्हें शासन का अधिकार नहीं है और दूसरे सरदारों, रईसों, समाचार पत्रकों के संपादकों और यूरोपियन तथा हिंदुस्तानी अधिकारियों को जो गवर्नमेंट के नेवते में आए थे, नेवते मतलब न्योते में आए थे, या जिन्हें तमाशा देखने के लिए टिकट मिले थे, बैठने की जगह दी गई थी, ये 3,000 के लगभग होंगे। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये जो दिल्ली दरबार दर्पण था कितना विस्तृत एक बड़ा समारोह स्थापित किया गया था। किलात के खां, गोवा के गवर्नर जनरल, विदेशी राजदूत, बाहरी राज्यों के प्रतिनिधि, समाज और अन्य देश संबंधी कांसल लोगों की कुर्सियां बिसरी हुई वायसराय के पीछे सरदारों और रईसों की चौकियों के आगे लगी थी। अब मैं थोड़ा जल्दी जल्दी पढ़ के इसको आपको लाइन टू लाइन करवा देती हूँ, जहाँ इंपॉर्टेंट लगेगा वहाँ बता दूंगी। दरबार की जगह दक्षिण तरफ 15,000 से ज़्यादा सरकारी फौज, अब देखो वो तो 3,000 थे और ये 15,000 से ज़्यादा सरकारी फौज हथियार बांधे लैस खड़ी थी। और उत्तर की तरफ, ये दक्षिण की तरफ थे, उत्तर की तरफ राजा लोगों की सजी पलटने, भांति भांति की वर्दी पहने और चित्र विचित्र शस्त्र धारण किए परा बांधे खड़ी थी। इन सब की शोभा देखने से काम रखती थी। मतलब इनको हम देखते हैं तो एक अजब ही निराले शोभा हमें देखने को मिलती है। इसके सिवाय राजा लोगों के हाथियों के परे, जिन पर सुनहली अमारियाँ कसी थी और कार चोबी झूले पड़ी थी, कि जो हाथी के ऊपर जब राजा बैठता है तो वो जो एक कालीन से बिछाई जाती है उसको बोलते हैं झूले। तोपों की कतार है, सवारों की नंगी तलवारों और भालों की चमक देखने को है, फरहरों का उड़ना और 2 लाख के लगभग तमाशा देखने वाले लोगों की भीड़ जो मैदान में डटी थी, ऐसा समा दिखलाती थी जिसे देख जो जहाँ था वहीं हक्का बक्का ही खड़ा रह जाता था। वायसराय के सिंहासन के दोनों तरफ हाईलैंडर लोगों को गार्ड और ओनर और बाजे वाले थे। शासनाधिकारी राजाओं के चबूतरे पर जाने के जो रास्ते बाहर की तरफ थे, उनके दोनों ओर भी गार्ड और ओनर थे, कि मतलब उनकी सुरक्षा करने वाले खड़े थे। 11:45 बजे, अब देखो टाइम भी आप देख लेना कितने बजे, 11:45 बजे तक सब दरबारी लोग अपनी अपनी जगहों पर आ गए थे। ठीक 12 बजे श्रीयुत वायसराय की सवारी पहुंची और धनुष खंड आकार के चबूतरों की श्रेणियों के पास एक छोटे से खंभे के दरवाजे पर ठहरी सवारी पहुंचते ही बिल्कुल फौज ने शस्त्रों से सलामी उतारी, पर तोपें नहीं छोड़ी गई। खंभे में श्रीयुत ने जाकर स्टार ऑफ इंडिया के परम प्रतिष्ठित पद के ग्रांड मास्टर का वस्त्र धारण किया। यहाँ से श्रीयुत राजसी छत्र के तले अपने सिंहासन की ओर बढ़े। श्री लेडी लिटन श्रीयुत के साथ थीं
और दोनों दामन बरदार बालक जिनका हाल ऊपर लिखा गया है पीछे दो तरफ से दामन उठाए थे। श्रीयुत के चलते ही दामन मतलब उसने जो अपनी पोशाक पहनी हुई थी तो उसको दो लोगों ने उठाए हुए थे। वो इतना हैवी था, भूमि में लटक रहा था कि दो लोगों ने उसको संभाले हुआ था। श्रीयुत के चलते ही बंदीजन ने अपने तुहरियां एक साथ बहुत मधुर रीति पर बजाई और फौजीबाजी से ग्रांड मार्च बजने लगा। जब श्रीयुत वायसराय सिंहासन वाले मनोहर चबूतरे पर चढ़ने लगे तो ग्रांड मार्च का बाजा बंद हो गया और नेशनल एंथम अर्थात गॉड सेव द क्वीन, ईश्वर महारानी की को चिरंजीवी रखे, लंबे समय तक जीवित रखे, ये जो नेशनल एंथम बजने लगा। और गोल्डस आवर ओनर ने प्रतिष्ठा के लिए अपने शस्त्र झुका दिए। जो ही श्रीयुत सिंहासन पर सुशोभित हुए बाजे बंद हो गए और सब राजा महाराजा जो वायसराय के आने के समय खड़े हो गए थे बैठ गए। इसके पीछे श्रीयुत ने मुख्य बंदी को आज्ञा दी कि श्रीमती महारानी के राजराजेश्वरी की पदवी लेने के विषय में अंग्रेजी में राजाज्ञा पत्र पढ़ो। अब जो भी पढ़ना था वो श्रीयुत को ही पढ़ना था। यह आज्ञा होते ही बंदीजनों ने जो दो पांति में राज्य सिंहासन के चबूतरे के नीचे खड़े थे तुरही बजाई और उसके बंद होने पर मुख्य बंदी ने नीचे की सीढ़ी पर खड़े होकर बड़े ऊंचे स्वर से राजाज्ञा पत्र पढ़ा, जिसका उल्था यह है, अर्थात उसका अर्थ यह है। तुरही एक जैसे पुंगी सहनाई होती है, इसी तरह से एक वाद्य यंत्र होता है, इसको बजाया। लिखा महारानी विक्टोरिया। ऐसी अवस्था में कि हाल में पार्लियामेंट की जो सभा हुई उसमें एक एक्ट पास हुआ है जिसके द्वारा परम कृपालु महारानी को यह अधिकार मिला है कि यूनाइटेड किंगडम और उसके अधीन देशों की राज संबंधी पदवियों और प्रशस्तियों में श्रीमती जो कुछ चाहे बढ़ा लें। और इस एक्ट में यह भी वर्णन है कि ग्रेट ब्रिटेन और आयरलैंड के एक में मिल जाने के लिए जो नियम बने थे उनके अनुसार भी यह अधिकार मिला था कि यूनाइटेड किंगडम और उसके अधीन देशों की राज संबंधी पदवी और प्रशस्ति इस संयोग के पीछे वही होगी जो श्रीमती से राजा के पत्र के द्वारा प्रकाशित करेंगी, जिस पर राज की मुहर छपी रहे। और इस एक्ट में यह भी वर्णन है कि ऊपर लिखे हुए नियम और उस राजाज्ञा पत्र के अनुसार जो 1 जनवरी सन 1801 को राजसी मुहर होने के बाद प्रकाशित किया गया, हमने यह पदवी ली। विक्टोरिया ईश्वर की कृपा से ग्रेट ब्रिटेन और आयरलैंड के संयुक्त राज्य की महारानी स्वधर्म रक्षिणी। और इस एक्ट में यह भी वर्णन है कि उस नियम के अनुसार जो हिंदुस्तान के उत्तम शासन के हेतु बनाया गया था, हिंदुस्तान के राजा का अधिकार जो उस समय तक हमारी ओर से ईस्ट इंडिया कंपनी को सुपुर्द था, अब हमारे निज अधिकार में आ गया। अर्थात हिंदुस्तान के राजाओं के अधिकार में जो भी शासन था, जो जमीन जायदाद थी, वो सब कुछ अब ईस्ट इंडिया के हाथों में आ गया था औपचारिक रूप से। इस नए अधिकार की हम कोई विशेष पदवी लें और इन सब वर्णनों के अनंतर इस एक्ट में यह नियम सिद्ध किया गया कि ऊपर लिखी हुई बात के स्मरण निमित्त हमने अपने मुहर किए हुए राजाज्ञा पत्र के द्वारा हिंदुस्तान के शासन का अधिकार अपने हाथ में ले लिया। हमको यह योग्यता होगी कि यूनाइटेड किंगडम और उसके अधीन देशों के राज संबंधी पदवियों और प्रशस्तियों में जो कुछ उचित समझे बढ़ा लें। इसलिए हम अब अपने प्रीवी काउंसिल की सम्मति से योग्य समझकर यह प्रचलित और प्रकाशित करते हैं कि आगे को जहां सुगमता के साथ हो सके सब अवसरों में और संपूर्ण राजपत्रों पर जिनमें हमारी पदवियां और प्रशस्तियां लिखी जाती हैं, सिवाय सनद, कमीशन, सनद सर्टिफिकेट, कमीशन, अधिकारदायक पत्र, दान पत्र, आज्ञा पत्र, नियोग पत्र और इसी प्रकार के दूसरे पत्रों के जिनका प्रचार यूनाइटेड किंगडम के बाहर नहीं है। यूनाइटेड किंगडम उसके अधीन देश की राज संबंधी पदवियों में नीचे लिखा हुआ मिला दिया जाए, अर्थात लैटिन भाषा में इंडी एम्पेरेट्रिक्स हिंदुस्तान की राजेश्वरी। इसका इंडी एम्पेरेट्रिक्स का अर्थ है हिंदुस्तान की राजेश्वरी, मतलब महारानी, सबसे बड़े जो पद पर विराजमान है वो। और अंग्रेजी भाषा में एम्प्रेस ऑफ इंडिया। हमारी यह इच्छा और प्रसन्नता है कि उन राज संबंधी पत्रों में जिनका वर्णन ऊपर हुआ है यह नई पदवी न लिखी जाए। हमारी यह भी इच्छा और प्रसन्नता है कि सोने, चांदी और तांबे के सब सिक्के जो आजकल यूनाइटेड किंगडम में प्रचलित हैं और नीति विरुद्ध नहीं गिने जाते
और इसी प्रकार तथा आकार के दूसरे सिक्के जो हमारी आज्ञा से अब छापे जाएंगे, हमारी नई पदवी लेने से भी नीति विरुद्ध न समझे जाएंगे और सिक्के यूनाइटेड किंगडम के अधीन देशों में छापे जाएंगे और जिनका वर्णन राजाज्ञा पत्र में उन जगहों के नियमित और प्रचलित द्रव्य करके किया गया है और जिन पर हमारी संपूर्ण पदवियां या प्रशस्तियां या उनका कोई भाग रहे, और वे सिक्के जो राजाज्ञा पत्र के अनुसार अब छापे और चलाए जाएंगे इस नई पदवी के बिना भी उस देश के नियमित और प्रचलित द्रव्य समझे जाएंगे। जब तक कि इस विषय में हमारी कोई दूसरी प्रसन्नता न प्रकट की जाए, हमारी विंडसरी की कचहरी में से 28 अप्रैल को 1876 के सन में हमारे राज के 39वें बरस में प्रसिद्ध किया गया। ठीक है, ईश्वर महारानी को चिरंजीवी रखे। जब चीफ हेरल्ड राजाज्ञा पत्र को अंग्रेजी में पढ़ चुका तो हेरल्ड लोगों ने फिर तुरही बजाई। इसके पीछे फॉरेन सेक्रेटरी ने उर्दू में तर्जुमा पढ़ा, क्योंकि सबको इंग्लिश तो समझ में आती नहीं, तो वहाँ जो फॉरेन सेक्रेटरी था उसने उर्दू में ये सारी बातें पढ़ी। इसके समाप्त होते ही बादशाही झंडा खड़ा किया गया और तोप खाने से जो दरबार के मैदान में मौजूद था 101 तोपों की सलामी दी गई। ये प्रश्न में पूछा जा चुका है, कितने तोपों की सलामी दी गई? 101 तोपों की सलामी हुई। 34 सलामी होने के बाद बंदूकों की बाढ़ें दगी और 101 सलामियाँ तोपों से हो चुकी। तब फिर बाढ़ छूटी और नेशनल एंथम का बाजा बजने लगा, वही गॉड सेव द क्वीन। इसके अनंतर श्रीयुत वायसराय को समाज को एड्रेस करने के अभिप्राय से खड़े हुए। श्रीयुत वायसराय के खड़े होते ही सामने के चबूतरे पर जितने बड़े बड़े राजा लोग और गवर्नर आदि अधिकारी थे खड़े हो गए, पर श्रीयुत ने बड़े आदर के साथ दोनों हाथों से हिंदुस्तानी रीति पर कई बार सलाम करके सबसे बैठ जाने का इशारा किया। यह काम श्रीयुत का जिससे हम लोगों की छाती दूनी हो गई, अर्थात उनको बैठने के लिए कहा। पायनियर सरीखे अंग्रेजी के संपादकों को बहुत बुरा लगा, जिनकी समझ में वायसराय का हिंदुस्तानी तरह पर सलाम करना बड़े हेठाई और लज्जा की बात थी कि अंग्रेज चाह रहे थे कि उसने हाथ जोड़कर सबका क्यों अभिवादन किया। हिंदुस्तानी रीति के अनुसार उसे अपनी अंग्रेजी जो लहजा है उसमें बात करनी चाहिए थी, उनको अच्छा नहीं लगा। खैर, यह तो इन अंग्रेजी अखबार वालों की मामूली बातें हैं। श्रीयुत वायसराय ने जो उत्तम एड्रेस पढ़ा उसका तर्जुमा हम नीचे लिखते हैं, जबकि ये जो श्रीयुत वायसराय बड़ा चालाक है, चतुर है, इंसान को उसी की भाषा में समझाने का प्रयास करता है। सन 1858 ईस्वी के नवंबर को महारानी की ओर से एक इश्तिहार हुआ था जिसमें हिंदुस्तान के रईसों और प्रजा को श्रीमती की कृपा का विश्वास कराया गया कि अब ये आपको अपने पुत्रों की तरह पालेगी, आप पर हमेशा कृपा बनाए रखेगी। भारतवासियों को ये आश्वासन दिया गया, जिसको उस दिन से आज तक वे लोग राज संबंधी बातों में बड़ा अनमोल प्रमाण समझते हैं। वह प्रतिज्ञा एक ऐसी महारानी की ओर से हुई थी जिन्होंने आज तक अपनी बात को कभी नहीं तोड़ा, इसलिए हमें अपने मुंह से फिर उनका निश्चय करना व्यर्थ है। 18 बरस की लगातार उन्नति ही उनको सत्य करती है और यह बाहरी समागम भी उनके पूरे उतरने का प्रत्यक्ष प्रमाण है। 1858 में उन्होंने जो एक इश्तिहार जारी किया था उसमें जो अच्छी बातें कही गई थी, उन अच्छी बातों का ही परिणाम है कि आज इतने सारे जो लोग हैं यहाँ एकजुट हुए हैं। इस राज के रईस और प्रजा जो अपनी अपनी परंपरा की प्रतिष्ठा निर्विघ्न भोगते रहे और जिनकी उचित लाभों की उन्नति के यत्न में सदा रक्षा होती रही, उनके वास्ते सरकार की पिछले समय की उदारता और न्याय आगे के लिए पक्की जमानत हो गई है। हम लोग इस समय श्रीमती महारानी के राजराजेश्वरी की पदवी लेने का समाचार प्रसिद्ध करने के लिए इकट्ठे हुए हैं और यहाँ महारानी के प्रतिनिधि होने की योग्यता से मुझे आवश्यक है कि श्रीमती के उस कृपायुक्त अभिप्राय को सब पर प्रकट करूं जिसके कारण श्रीमती ने अपनी परंपरा की पदवी और प्रशस्ति में एक पद और बढ़ाया। पृथ्वी पर श्रीमती महारानी के अधिकार में जितने देश हैं जिनका विस्तार भूगोल के 7वें भाग से कम नहीं है, जिनमें 30 करोड़ आदमी बसते हैं, उनमें से इस बड़े और प्राचीन राज के समान श्रीमती किसी दूसरे देश पर कृपा दृष्टि नहीं रखती कि सबसे ज़्यादा उसकी कृपा दृष्टि वो भारत पर है। सब जगह और सदा इंग्लिस्तान के बादशाहों की सेवा में प्रवीण और परिश्रमी सेवक रहते आए हैं, परंतु उनसे बढ़कर कोई पुरुषार्थी नहीं हुए हैं। जिनकी बुद्धि और वीरता से हिंदुस्तान का राज सरकार के हाथ लगा और बराबर अधिकार में बना रहा, इस कठिन काम में जिसमें श्रीमती की अंग्रेजी और देशी प्रजा दोनों ने मिलकर भली भांति परिश्रम किया है, श्रीमती के बड़े बड़े स्नेही और सहायक राजाओं ने भी शुभ चिंतन के साथ सहायता दी है। जिनकी सेना ने लड़ाई की मेहनत और जीत में श्रीमती की सेना का साथ दिया है, जिनकी बुद्धि पूर्वक सत्यशीलता के कारण मेल के लाभ बने रहे और फैलते गए हैं,
जिनका यहाँ आज वर्तमान होना जो कि श्रीमती के राजराजेश्वरी की पदवी लेने का शुभ दिन है, इस बात का प्रमाण है कि वे श्रीमती के अधिकार की उत्तमता में विश्वास रखते हैं और उनके राज में एका बने रहने में अपना भला समझते हैं। श्रीमती महारानी इस राज को जिसे उनके पुरखों ने प्राप्त किया और श्रीमती ने दृढ़ किया, एक बड़ा भारी पैतृक धन समझती हैं जो रक्षा करने और अपने वंश के लिए संपूर्ण छोड़ने के योग्य है और उस पर अधिकार रखने में उस अपने ऊपर यह कर्तव्य जानती हैं कि अपने बड़े अधिकार को इस देश की प्रजा की भलाई के लिए यहाँ के रईसों के हकों पर पूरा ध्यान रखकर काम में लावें। इसलिए श्रीमती का यह राज से अभिप्राय है कि अपनी पदवियों पर एक और ऐसी पदवी बढ़ावें जो आगे सदा को हिंदुस्तान के सब रईसों और प्रजा के लिए इस बात का चिन्ह हो कि श्रीमती के और उनके लाभ एक हैं और महारानी की ओर राजभक्ति और शुभ चिंतन उन्हें उचित है। तो महारानी विक्टोरिया के पूर्वजों ने उनको जो ये विरासत दी है, ठीक है, तो वो इस विरासत, जैसे भारत है तो भारत के जो लोग हैं, प्रजा है या जो रईस हैं, जैसे राजा वगैरह हैं, उन सब की भलाई के लिए वह काम करें। वे राजसी घरानों की श्रेणियाँ जिनका अधिकार देने और देश की उन्नति करने के लिए ईश्वर ने अंग्रेजी राज को यहाँ जमाया, प्राय अच्छे और बड़े बादशाहों से खाली न थी, परंतु उनके उत्तराधिकारियों के राज्य प्रबंध से उनके राज्य के देशों में मेल न बना रह सका। सदा आपस में झगड़ा होता रहा और अंधेर मचा रहा। निर्बल लोग बलि के शिकार थे और बलवान अपने मद के इस प्रकार आपस के काट मार और भीतरी झगड़ों के कारण जड़ से हिलकर और निर्जीव होकर तैमूर लंका भारी घराना अंत को मिट्टी में मिल गया और उसके नाश होने का कारण यह था कि उससे पश्चिम के देशों की उन्नति न हो सकी। तैमूर वंश का नाश इसलिए हुआ क्योंकि उसने जो पश्चिम के देश थे उनकी सत्ता को स्वीकार नहीं किया बल्कि उनके विरुद्ध रहा, इसलिए उसको नष्ट कर दिया गया। आजकल ऐसी राजनीति के कारण जिससे सब जात और सब धर्म के लोगों की समान रक्षा होती है, श्रीमती की हर एक प्रजा अपना समय निर्विघ्न सुख से काट सकती है। सरकार के संभाव के कारण हर आदमी बिना किसी रोक टोक के अपने धर्म के नियमों और रीतियों को बरत सकता है, बरत मतलब प्रयोग कर सकता है। राजराजेश्वरी का अधिकार लेने से श्रीमती का अभिप्राय किसी को मिटाने या दबाने का नहीं, वरन रक्षा करने और अच्छी राह बतलाने का है। सारे देश के शीघ्र उन्नति और उसके सब प्रांतों की दिन पर दिन वृद्धि होने से अंग्रेजी राज के फल सब जगह प्रत्यक्ष दिखाई पड़ते हैं। तो जो भी राजेश्वरी करेगी वो जनता की भलाई के लिए करेगी, उनके हक में करेगी, उनके अधिकार को सुरक्षित रखेगी। जैसा पहले हुआ वैसा अब होने नहीं देगी, ये लोगों को आश्वासन दिया गया। हे अंग्रेजी राज के कार्यकर्ता और सच्चे अधिकारी लोग, यह आप ही लोगों के लगातार परिश्रम का गुण है कि ऐसे ऐसे फल प्राप्त हैं और सबके पहले आप ही लोगों पर मैं इस समय श्रीमती की ओर से उनकी कृतज्ञता और विश्वास को प्रकट करता हूं। आप लोगों ने इस राज की भलाई के लिए उन प्रतिष्ठित लोगों से जो आपके पहले कामों पर नियत थे किसी प्रकार कम कष्ट नहीं उठाया है और आप लोग बराबर ऐसे साहस, परिश्रम और सच्चाई के साथ अपने तन मन को अर्पण करके काम करते रहे जिससे बढ़कर कोई दृष्टांत इतिहासों में न मिलेगा। कीर्ति के द्वार सबके लिए खुले हैं, कीर्ति मतलब प्रसिद्धि के दरवाजे सबके लिए खुले हैं, परंतु भलाई करने का अवसर सब किसी को जो उसकी खोज करता है मिल सकता है। कि भलाई केवल वही करता है जो उसकी खोज करता है कि हाँ मैं भलाई कर सकता हूँ। यह बात प्राय कोई गवर्नमेंट नहीं कर सकती कि अपने नौकरों के पदों को जल्द जल्द बढ़ाती जाए, परंतु मुझे विश्वास है कि अंग्रेजी सरकार की नौकरी में कर्तव्य का ध्यान और स्वामी की सेवा में तन मन को अर्पण कर देना, ये दोनों बातें निज प्रतिष्ठा और लाभ की अपेक्षा सदा बढ़कर समझी जाएंगी। अर्थात जो अंग्रेजी शासन के अंतर्गत कोई भारतीय यदि काम करता है, नौकरी करता है अंग्रेजों की, तो उसका वेतन और मान दोनों बढ़ाए जाएंगे। यह बात सदा से होती आई है और होती रहेगी कि इस देश के प्रबंध के बहुत से भारी भारी और लाभदायक काम प्राय बड़े बड़े प्रतिष्ठित अधिकारियों ने नहीं किए हैं, वरन जिले के उन अफसरों ने जिनके धैर्यपूर्वक चतुराई और साहस पर संपूर्ण प्रबंध का अच्छा उतरना सब प्रकार अधीन है, उन पर ही निर्भर है। श्रीमती की ओर से राजकाज संबंधी और सेना संबंधी अधिकारियों के विषय में मैं जितनी गुणग्राहकता और प्रशंसा प्रकट करूं थोड़ी है, क्योंकि ये तमाम हिंदुस्तान में ऐसा सूक्ष्म और कठिन कामों को अत्यंत उत्तम रीति पर करते रहे हैं और करते हैं, जिनसे बढ़कर
सूक्ष्म और कठिन काम सरकार अधिक से अधिक विश्वास पात्र मनुष्य को नहीं सौंप सकती। हे राजकाज संबंधी और सेना संबंधी अधिकारियों, जो कम सीनी में इतने भारी जिम्मे के कामों पर मुकर्रर होकर बड़े परिश्रम चाहने वाले नियमों पर तन मन से चलते हों और निज पौरुष से उन जातियों के बीच राज्य प्रबंध के कठिन काम करते हो जिनकी भाषा, धर्म और रीतें आप लोगों से भिन्न हैं, मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ। अर्थात कम सीनी मतलब कम उम्र में तन मन धन से जो अंग्रेजों की सेवा करें और जो अन्य लोगों से, आम जनता से भिन्न है, मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि अपने अपने कठिन कामों को दृढ़ परंतु कोमल रीति पर करने के समय आपको इस बात का भरोसा रहे कि जिस समय आप लोग अपने जाति की बड़ी कीर्ति को थामे हुए हैं और अपने धर्म के दयाशील आज्ञाओं को मानते हैं, उसी के साथ आप इस देश के सब जाति और धर्म के लोगों पर उत्तम प्रबंध के अनमोल लाभों को फैलाते हैं। उस पश्चिम की सभ्यता के नियमों की बुद्धिमानी के साथ फैलाने के लिए जिससे इस भारी राज का धन बराबर बढ़ता गया, हिंदुस्तान पर केवल सरकारी अधिकारियों का एहसान नहीं है, वरन यदि मैं इस अवसर पर श्रीमती की इस यूरोपियन प्रजा जो हिंदुस्तान में रहती है पर सरकारी नौकर नहीं है, इस बात का विश्वास कराऊं कि श्रीमती उन लोगों के लिए केवल उस राजभक्ति की ही गुणग्राहकता नहीं करती जो वे लोग उनके और उनके सिंहासन के साथ रखते हैं, किंतु उन लाभों को भी जानती और मानती है जो उन लोगों के परिश्रम से हिंदुस्तान को प्राप्त होते हैं। अर्थात केवल जो उसकी सेवा में लगा हुआ है उसका ही वो सम्मान नहीं करती हैं, बल्कि जो हिंदुस्तान की भलाई के लिए काम करते हैं, ठीक है, जिससे हिंदुस्तान का लाभ होता है, उनके लिए भी वह बड़ा ही अच्छा व्यवहार रखती हैं। तो मैं अपनी पूज्य स्वामिनी के विचारों को अच्छी तरह न वर्णन करने का दोषी ठहराऊंगा। इस अभिप्राय से कि अपने राज के इस उत्तम भाग को प्रजा को सरकार की सेवा या निज की योग्यता के लिए गुणग्राहकता दिखाने का विशेष अवसर मिले, श्रीमती ने कृपा पूर्वक केवल स्टार ऑफ इंडिया के परम प्रतिष्ठित पद वालों और ऑर्डर ऑफ ब्रिटिश इंडिया के अधिकारियों की संख्या ही में थोड़ी सी बढ़ती ही नहीं की, किंतु इसी हेतु एक बिल्कुल नया पद और नियत किया है जो ऑर्डर ऑफ द इंडियन एम्पायर कहलाएगा। क्या कहलाएगा? ऑर्डर ऑफ द इंडियन एम्पायर। हे हिंदुस्तान की सेना के अंग्रेजी और देशी अफसर और सिपाहियों, आप लोगों ने जो भारी काम बहादुरी के साथ लड़ भिड़कर सब अफसरों पर किए और इस प्रकार श्रीमती की सेना की युद्ध कीर्ति को थामे रहे, उसका श्रीमती अभिमान के साथ स्मरण करती है कि हिंदुस्तान की सेना के अंग्रेजी और देशी अफसर और सिपाहियों सभी का अभिवादन संबोधन करते हुए श्रीयुत वायसराय कह रहे हैं कि आपने जो भी लड़ भिड़कर अनेक अवसरों पर बहुत ही बड़े बड़े काम, भारी काम सुलझा लिए, चाहे वो युद्ध से, चाहे वो आपसी सहमति से, उसके लिए जो श्रीमती है आपकी बहुत ही शुक्रगुजार हैं। श्रीमती इस बात पर भरोसा रखकर कि आगे को भी सब अवसरों पर आप लोग उसी तरह मिलजुल कर अपनी भारी कर्तव्य को सच्चाई के साथ पूरा करेंगे, अपने हिंदुस्तानी राज में मेल और अमन मतलब सुकून, चैन बनाए रखने के लिए विश्वास का काम आप लोगों ही को सुपुर्द करती है कि आप अपने आसपास अमन चैन बनाए रखने का काम खुद ही करेंगे। हे वॉलियंटर सिपाहियों, आप लोगों ने राजभक्तिपूर्ण और सफल यत्न जो इस विषय में हुए हैं कि यदि प्रयोजन पड़े तो आप सरकार की नियत सेना के साथ मिलकर सहायता करें, इस शुभ अवसर पर हृदय से धन्यवाद पाने के योग्य हैं। मतलब वो एक एक करके सभी का धन्यवाद कर रहे हैं। हे इस देश के सरदार और रईस लोग, जिनकी राजभक्ति इस राजा के बल को पुष्ट करने वाली है और जिनकी उन्नति इसके प्रताप के कारण है, श्रीमती महारानी आपको ये विश्वास करके धन्यवाद देती है कि यदि इस राज के लाभों से कोई विघ्न डाले या उन्हें किसी तरह का भय हो तो आप लोग उसकी रक्षा के लिए तैयार हो जाएंगे। मैं श्रीमती की ओर से और उनके नाम से दिल्ली आने के लिए आप लोगों का जी से स्वागत करता हूँ। जी से मतलब मन से, हार्दिक गहराइयों से, दिल की हार्दिक गहराइयों से आपका स्वागत करता और इस बड़े अवसर पर आप लोगों के इकट्ठे होने को इंग्लिस्तान के राज सिंहासन की ओर आप लोगों की उस राजभक्ति का प्रत्यक्ष प्रमाण गिनता हूँ जो श्रीमान प्रिंस ऑफ वेल्स के इस देश में आने के समय आप लोगों ने दृढ़ रीति पर प्रकट की थी। श्रीमती महारानी आपके स्वार्थ को अपना स्वार्थ समझती हैं और अंग्रेजी राज के साथ उसके कर देने वाले और स्नेही राजा लोगों का जो शुभ संयोग से संबंध है, उसके विश्वास को दृढ़ करने और उसके मेल जोल को अचल करने ही के अभिप्राय से श्रीमती ने अनुग्रह करके यह राजसी पदवी ली है।
जिसे आज हम लोग प्रसिद्ध करते हैं। हे हिंदुस्तान की राजराजेश्वरी के देसी प्रजा लोग, इस राज की वर्तमान दशा और उसके नित्य के लाभ के लिए आवश्यक है कि उनके प्रबंध को जांचने और सुधारने का मुख्य अधिकार ऐसे अंग्रेजी अफसरों को सुपुर्द किया जाए जिन्होंने राजकाज के उन तत्वों को भली भांति सीखा है जिनका बर्ताव राजेश्वरी के अधिकार स्थिर रहने के लिए आवश्यक है। कि जो अंग्रेजी शासन की बागडोर है ऐसे सैनिकों के हाथ में दी जाए जिनका बर्ताव मतलब जो उनकी आदतें हैं, स्वभाव है, वो राजराजेश्वरी के अधिकार को ज़्यादा लंबे समय तक बनाए रखने के लिए जरूरी है। इन्हीं राजनीति जानने वाले लोगों के उत्तम प्रयत्नों से हिंदुस्तान सभ्यता में दिन दिन बढ़ता जाता है और यही उसके राजकाज संबंधी महत्व का हेतु तथा नित्य बढ़ने वाली शक्ति का गुप्त कारण है। इन्हीं लोगों के द्वारा पश्चिम देश का शिल्प, सभ्यता और विज्ञान बहुत दिनों तक पूर्व के देशों में यहाँ वालों के ऊपर के लिए उपकार के लिए प्रचलित है। उपकार मतलब भलाई के लिए प्रचलित है। जो ये बीच में ब्रैकेट में बंद बातें हैं इनको भी पढ़ लेते हैं क्योंकि प्रश्न आजकल बड़ी गहराई से पूछे जाते हैं, जिनके कारण आज दिन यूरोप लड़ाई और मेल दोनों में सबसे बढ़ चढ़कर है। ठीक है, यूरोप सबसे आगे है। जितने भी महाद्वीप है, 7 महाद्वीप है, उन सब में यूरोप के देश सबसे आगे हैं। परंतु हे हिंदुस्तानी लोग, आप चाहे जिस जाति या मत से हो, यह निश्चय रखिए कि आप इस देश के प्रबंध में योग्यता के अनुसार अंग्रेजों के साथ भली भांति काम पाने के योग्य हैं और ऐसा होना पूरा न्याय भी है क्योंकि आपका देश है तो आपका शासन हो। इंग्लिस्तान तथा हिंदुस्तान के बड़े राजनीति जानने वाले लोग और महारानी जी की राजसी पार्लियामेंट व्यवस्थापकों ने बार बार इस बात को स्वीकार भी किया है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी इस बात को अपने सम्मान और राजनीति के सब अभिप्रायों के लिए अनुकूल होने के कारण माना है। इसलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन वर्षों में हिंदुस्तानियों की कारगुजारी के ढंग से मुख्यतः बड़े बड़े अधिकारियों के काम में पूरी उन्नति देखकर संतोष प्रकट करती है। इस बड़े राज्य का प्रबंध जिन लोगों के हाथ में सौंपा गया है उनमें केवल बुद्धि ही के प्रबल होने की आवश्यकता नहीं है, वरन उत्तम आचरण और सामाजिक योग्यता की भी वैसी ही आवश्यकता है। केवल बुद्धि ही नहीं बल्कि जो आपका आपसी व्यवहार है, आचरण है, ठीक है, आचार विचार हैं और आप समाज में किस प्रकार से रह सकते हैं, वो योग्यता भी आपके बड़े काम की है। इसलिए जो लोग कुल, पद और परंपरा के अधिकार के कारण आप लोगों में स्वाभाविक ही उत्तम हैं, उन्हें अपने को और अपने संतान को केवल उस शिक्षा के द्वारा योग्य करना आवश्यक है जिससे कि वे श्रीमती महारानी राजराजेश्वरी की गवर्नमेंट की राजनीति के तत्वों को समझे और काम में ला सके। इस रीति से उन पदों के योग्य हों जिनके द्वार उनके लिए खुले हैं। राजभक्ति, धर्म, अपक्षपात, सत्य और साहस देश संबंधी मुख्य धर्म हैं। उनका महज रीति पर बर्ताव करना आप लोगों के लिए बहुत आवश्यक है। तब श्रीमती की गवर्नमेंट राज के प्रबंध में आप लोगों की सहायता बड़े आनंद से अंगीकार करेगी क्योंकि पृथ्वी के जिन जिन भागों में सरकार का राज है वहाँ गवर्नमेंट अपनी सेना के बल पर उतना भरोसा नहीं करती जितना कि अपनी संतुष्ट और एकजुट प्रजा की सहायता पर, जो अपने राजा के वर्तमान रहने ही में अपना नित्य मंगल समझकर सिंहासन के चारों ओर जी से सहायता करने के लिए इकट्ठे हो जाते हैं। श्रीमती महारानी निर्बल राज्यों को जीतने या आसपास की रियासतों को मिला लेने से हिंदुस्तान के राज की उन्नति नहीं समझती, वरन इस बात में कि इस कोमल और न्याय युक्त राज्य शासन को निरुपद्रव बनाकर चलाने में जो हो उनका स्नेह और कर्तव्य केवल अपने ही राज से नहीं है वरन श्रीमती शुद्ध चित्त से, पवित्र मन से यह भी इच्छा रखती है कि जो राजा लोग इस बड़े राज की सीमा पर हैं और महारानी के प्रताप की छाया में रहकर बहुत दिनों से स्वाधीनता का सुख भोग रहे हैं उनसे निष्कपट भाव और मित्रता को दृढ़ रखें। परंतु यदि इस राज के अमन चैन में किसी प्रकार के बाहरी उपद्रव की शंका होगी तो श्रीमती हिंदुस्तान की राजराजेश्वरी अपने पैतृक राज की रक्षा करना खूब जानती है कि ठीक है, आप स्वतंत्र रहना चाहते हैं, इंग्लिस्तान में नहीं मिलना चाहते तो रहे, परंतु यदि आपने अपने जो राज्य की रक्षा अच्छे से नहीं की फिर जो श्रीमती हैं वो पीछे नहीं हटेगी, वो रक्षा करके उस राज्य को अपने अंदर मिला लेगी। यदि कोई विदेशी शत्रु हिंदुस्तान के इस महाराजे पर चढ़ाई करे तो मानो उसने पूर्व के सब राजाओं से शत्रुता की और उस दशा में श्रीमती को अपने राज के अपार बल, अपने स्नेही और कर देने वाले राजाओं की वीरता, राजभक्ति, अपनी प्रजा के स्नेह और शुभ चिंतन के कारण इस बात की भरपूर शक्ति है कि उसे परास्त करके दंड दे। कि सबसे पहले तो बाहरी जो आक्रमण हुआ है शत्रुओं से, पूर्व के सारे राजा मिलकर के उसको चित्त कर दें,
और फिर भी यदि नहीं होता है तो फिर जो श्रीमती हैं वो अपना अधिकार बल दिखाएंगी। इस अवसर पर उन पूर्व के राजाओं के प्रतिनिधियों का वर्तमान होगा जिन्होंने दूर दूर देशों से श्रीमती को इस शुभ समारंभ के लिए बधाई दी है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के मेल के अभिप्राय और आसपास के राजाओं के साथ उसके मित्र भाव का स्पष्ट प्रमाण है। मैं चाहता हूं कि श्रीमती की हिंदुस्तानी गवर्नमेंट की तरफ से श्रीयुत खान किलात और उन राजदूतों को जो इस अवसर पर श्रीमती के स्नेही राजाओं के प्रतिनिधि होकर दूर दूर से अंग्रेजी राज में आए हैं और अपने प्रतिष्ठित पाहुने पर श्रीयुत गवर्नर जनरल गोवा और बाहरी काउंसिलों का स्वागत करूं कि जो भी आए हैं सबका यहाँ स्वागत है और सब उनकी रक्षा में डटे रहें। हे हिंदुस्तान के रईस और प्रजा लोग, मैं आनंद के साथ आप लोगों को यह कृपा पूर्वक संदेशा जो श्रीमती महारानी और आप लोगों की राजराजेश्वरी ने आप लोगों को अपने राजसी और राजेश्वरीय नाम से भेजा है सुनाता हूँ। जो वाक्य श्रीमती के यहाँ से आज सवेरे तार के द्वारा मेरे पास पहुँचे हैं ये हैं, हम विक्टोरिया ईश्वर की कृपा से संयुक्त राज्य ग्रेट ब्रिटेन और आयरलैंड को मिला करके जो संयुक्त राज्य बना है उसकी महारानी हिंदुस्तान की राजराजेश्वरी अपने वायसराय के द्वारा अपने सब राजकाज संबंधी और सेना संबंधी अधिकारियों, रईसों, सरदारों और प्रजा को जो इस समय दिल्ली में इकट्ठे हैं अपना राजसी और राजराजेश्वरी आशीर्वाद भेजते हैं और उस भारी कृपा और पूर्ण स्नेह का विश्वास कराते हैं जो हम अपने हिंदुस्तान के महाराज्य की प्रजा की ओर रखते हैं। हमको यह देखकर जी से प्रसन्नता हुई कि दिल की गहराइयों से हमें खुशी हुई कि हमारे प्यारे पुत्र का इन लोगों ने कैसा आदर सत्कार किया और अपने कुल तथा सिंहासन की ओर उनकी राजभक्ति और स्नेह के इस प्रमाण से हमारे जी पर बहुत असर हुआ। हमें भरोसा है कि इस शुभ अवसर का यह फल होगा कि हमारे और हमारी प्रजा के बीच स्नेह और दृढ़ होगा तथा सब छोटे बड़े को इस बात का निश्चय हो जाएगा कि हमारे राज्य में उन लोगों को स्वतंत्रता, धर्म और न्याय प्राप्त है कि ना कि वो हमसे दब कर रहे हैं बल्कि सब अपने अपने जीवन में खुश रहें, अपनी स्वतंत्रता माने, अपने जो भी धर्म का पालन करते हैं वो करें। हमारे राज्य का अभिप्राय सदा यही है कि उनके सुख की वृद्धि हो, सौभाग्य की अधिकता हो और कल्याण की उन्नति होती रहे, उनकी भलाई हो। मुझे विश्वास है कि आप लोग इन कृपामय वाक्यों की गुणग्राहकता करेंगे, कि इन वाक्यों पर अमल करेंगे, इनको अर्थ को ग्रहण करेंगे। ईश्वर विक्टोरिया संयुक्त राज्य की महारानी और हिंदुस्तान की राजराजेश्वरी की रक्षा करें। इस एड्रेस के समाप्त होते ही नेशनल एंथम का बाजा बजने लगा और सेना ने 3 बार हुर शब्द की ध्वनि की। कितनी बार? 3 बार। दरबार के लोगों ने भी परम उत्साह से खड़े होकर हुर शब्द और हथेलियों की आनंद ध्वनि करके अपने जी का उमंग प्रकट किया, तालियां बजाकर। महाराज सिंधिया निजाम की ओर से सर सालारगंज जंग, राजपुताना के महाराजों की तरफ से महाराज जयपुर, बेगम भोपाल, महाराज कश्मीर और दूसरे सरदारों ने खड़े होकर एक दूसरे को बधाई दी और अपनी राजभक्ति प्रकट की। इसके अनंतर श्रीयुत वायसराय ने आज्ञा की कि दरबार हो चुका और अपने 4 घोड़े की गाड़ी पर चढ़कर अपने खेमे को रवाना हुई। ठीक है, अपने खेमे अर्थात जहाँ के वो राजा थे वहीं अपने घरों की ओर चल दिए। तो इस प्रकार से हमारा ये दूसरा पार्ट भी समाप्त होता है दिल्ली दरबार दर्पण का। आशा करती हूँ आपको जानकारी अच्छी लगी होगी और अच्छी लगी है तो भाई वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसी प्रकार से मैं निबंध की सीरीज आपको कंप्लीट करवाऊंगी। जिन शब्दों के या जिन वाक्यों के अर्थ आपकी समझ में नहीं आते हैं आप वो कमेंट में पूछ सकते हैं और जिस भी सब्जेक्ट कि आपको बुक्स का नहीं पता है उन बुक्स का भी आप पूछ सकते हैं, चाहे वो कोई भी सब्जेक्ट हो, सबका सिलेबस मैं अपने चैनल पर प्रोवाइड करवाऊंगी। तो इसी के साथ ही मैं विदा लेती हूँ और मिलते हैं भाई नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।